हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन वल्चर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सितंबर माह के टॉप 120 करंट अफेयर्स जो होंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको सितंबर माह के करंट अफेयर से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाना चाहिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान लगाया है 9.6%। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह जो शुरू किया गया है यह पंजाब राज्य सरकार द्वारा। इसमें बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए पर मंथ की सहायता दी जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें कौशल विकास परीक्षण और रोजगार के विषय में उनको जागरूक किया जाएगा। और देख लेते हैं पंजाब की कुछ अन्य जो कुछ महीनों से योजनाएं चल रही हैं। इसमें लाल फकीर योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोविड फतेह योजना, इसके बाद कोरोना मुक्त पिंड अभियान। पंजाब का जो एक नवीनतम जिला मलेर कोटड़ा अभी हाल ही में पंजाब का नवीनतम जिला बना है। त्रिपुरा में नाबार्ड नए फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक योजना का उद्घाटन किया। दोस्तों, त्रिपुरा में नए फाउंडेशन और नाबार्ड द्वारा माई पैड और माई राइट नामक योजना इसका जो उद्घाटन किया है, यह हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया है। और बात करें अगर इस योजना के बारे में, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो पूंजीगत उपकरण है उसके माध्यम से जो कैपिटल इनकम होगा उसके माध्यम से जो मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अनुदान और वेतन सहायता उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। और ब्रू जनजाति का संबंध त्रिपुरा से है। श्रीनगर के डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है। बात करें, ये जो तैरता हुआ एटीएम है इसको एसबीआई ने श्रीनगर में खोला है। और बात करें अगर एसबीआई की, तो वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी को एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर वर्ष 1955 में इसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। देख लेते हैं, अभी हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं, इसको जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इस बार यह सम्मान 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से जो 5 लोग हैं, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से, डॉक्टर फिरदौस कादरी बांग्लादेश से हैं। और ये बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्टर फिरदौस कादरी हैं बांग्लादेश के, क्योंकि यह वैक्सीन वैज्ञानिक हैं और इन्हें वैक्सीन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वॉच डॉग यह एक प्रोडक्शन हाउस है, इसको भी इस बार यह सम्मान मिला है। रॉबर्टो बैलोन फिलीपींस के हैं। स्टीवन मुक्सी को भी यह सम्मान दिया गया है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें, यह जो प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है इसका नाम यू ब्रीथ लाइफ इसका नाम रखा गया है और इसे आईआईटी रोपड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो प्रमुख बिंदु है, यह एक स्मार्ट बायो फिल्टर है जो सांस को ताजा करता है। इसको जो बनाया गया है यह पौधा लकड़ी के बॉक्स में इसको फिट किया गया है और जो इंडोर कमरे के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाएगा और जैविक और गैसीय प्रदूषण को काफी हद तक कम करेगा। असम सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बात करें ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जिससे राजीव गांधी नाम हटा लिया गया है और यह अब ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ही बचा है। दोस्तों, बात करें असम में, तो असम में कुल 7 इस समय वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान,
नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, इसे हाल ही में राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में घोषित किया गया, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और यह यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को। बात करें असम की, तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। बात करें पहले नंबर पे मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, जहां पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है, और यह दूसरे नंबर पर असम है। भारत के किस पड़ोसी देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? यह जो घोषणा की है खाद्य आपातकाल की, यह श्रीलंका ने इसकी घोषणा की है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जापाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों बात करें जापाड 2021 के आयोजन की, तो इसका आयोजन रूस में किया जा रहा। भारत सहित कुल 17 देश इसमें भाग लेंगे, और इसका जो उद्देश्य है वह आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति को तैयार करना और उसके खिलाफ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? जो लद्दाख ने अपना राज्य पशु घोषित किया है वह किया है हिम तेंदुआ को। हिम तेंदुआ जो लद्दाख का राज्य पशु घोषित हुआ है। और बात करें काली गर्दन वाली क्रेन की, तो इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इसे क्या घोषित किया गया है? राज्य पक्षी घोषित किया गया है। हाल ही में लद्दाख कुछ प्रमुख न्यूज के कारण चर्चित रहा, उसको देख लेते हैं, जिसमें लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर बनाया गया। और बात करें इंडियन एयर फोर्स ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर का निर्माण लद्दाख में किया। और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? बात करें एनडीबी की, तो इसमें जो नए सदस्य शामिल हुए हैं वह यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे। तो उपर्युक्त सभी इसमें यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे तीनों को इसमें नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक देशों की, तो यह ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक देश हैं। और एनडीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है, और यह कई बार पूछा भी जा चुका है। एनडीबी का मुख्यालय जो कि कहाँ है? संघाई चीन में है। डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बात करें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की, तो इसकी मेजबानी करेगा गुजरात, इसकी मेजबानी करेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने इसकी मेजबानी की थी, लेकिन इस बार इसकी मेजबानी कौन करेगा? गुजरात इसकी मेजबानी करेगा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है डिफेंस एक्सपो का, यह भारत को डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड द्वारा जारी मुद्रा का क्या नाम है जिसका भारत के लिए कोटा बढ़ाया गया है? बात करें IMF की, तो इसकी मुद्रा का नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी मुद्रा का नाम है, जिसे हिंदी में विशेष आहरण मुद्रा कहा जाता है। तो इस SDR का कोटा भारत में इसका कोटा बढ़ाया गया है, और वह 12.557 SDR अरब कर दिया गया है, जो कि 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और बात करें IMF की अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो यह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस समय वर्तमान में IMF की अध्यक्ष हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें तो गीता गोपीनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 का वर्चुअली संबोधन किया। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन जो किया जा रहा है वह व्लादिवोस्तोक रूस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार इसका यह 6ठा संस्करण होगा। और बात किया जाए इसमें, तो इसमें जो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उनके साथ जो भारत की प्रमुख
पेट्रोलियम और गैस कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और इसमें द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में समीक्षा और भागीदारी को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। हाल ही में जारी टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पर रही यूनिवर्सिटी कौन सी है? बात करें टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की, तो इसमें जो टॉप पर यूनिवर्सिटी रही वो रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें टॉप पर रही। और बात करें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की, तो यह दूसरे स्थान पर रही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसमें तीसरे स्थान पर रही। बात करें भारत की कोई यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई है, तो टॉप 100 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं शामिल हुई है। टॉप 350 में भारत की एकमात्र संस्थान जिसको शामिल किया गया है वह है IISc बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है टॉप 350 में। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम। वर्तमान में सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश है, यह है अमेरिका। बात करें यूनिकॉर्न इकोसिस्टम की, तो भारत में 50 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हैं और यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश जो होता है इसमें जो स्टार्टअप कंपनियों के लिए कैसा माहौल है वहां पे वो व्यापार करने के लिए, उससे संबंधित इसको जारी किया गया है और इसमें जो भारत है वह तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम देश घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार पुणे में किसके नाम से एक साइंस सिटी स्थापित करने जा रही है? यह जो साइंस सिटी होगा यह राजीव गांधी के नाम से स्थापित किया जाएगा। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में ही एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल भी बनाया गया है और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस यह भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बात करें अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी इस बार भारत करेगा और इसमें दुनिया भर के जो नीति निर्माता विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं वह इस जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, यह पुस्तक की लेखिका कौन है? यह हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एंजेलिना जोली इसकी लेखिका है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। बात करें प्रियंका चोपड़ा की बुक की, तो इनकी बुक है अनफिनिश्ड। शशि थरूर ने भी हाल ही में इसी सितंबर माह में एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये शशि थरूर की बुक है। और वीर सिंघवी ये भारत के जाने माने पत्रकार हैं, इन्होंने ए रूट ऑफ लाइफ की रचना की है। बात करें तमन्ना भाटिया की, तो तमन्ना भाटिया ने भी सितंबर माह में एक बुक लिखी है जिसका नाम है बैक टू द रूट्स, यह तमन्ना भाटिया की बुक है और यह प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। आइए देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुनाथ की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का सिक्का जारी किया। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस मैक्सिकन फोटोग्राफर ने जीता? इनका नाम है एलेजांड्रो प्रीटो, इनका नाम है। किस IIT ने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बनाया है? यह भवन IIT हैदराबाद ने बनाया है। किस भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी ने एक डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स लॉन्च किया है? बात करें इस पल्स प्लेटफॉर्म की, तो इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है फोन पे ने इसको लॉन्च किया है। सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण हाल ही में आयोजित होने वाला है। यह किन दो देशों के बीच संपन्न होगा? यह जो संपन्न होगा भारत और सिंगापुर के बीच इसको संपन्न किया जाएगा। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भी हाल ही में एक युद्धाभ्यास संपन्न किया है जिसका नाम ओसिनडेक्स 2021 या एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है और इस बार इसका चौथा संस्करण संपन्न हुआ। इस महीने में 3 एक्सरसाइज जो जापान 2021 इसे रूस में संपन्न किया गया, भारत ने इसमें भाग लिया है
और बात करें सिम्बेक्स की, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच संपन्न हुआ, या इसका 28वां संस्करण था। और ओसिनडेक्स 2021 इसका चौथा संस्करण संपन्न हुआ और यह एक नौसैनिक युद्धाभ्यास था। बात करें इस ओसिनडेक्स की, तो इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS कदमत ने इसमें भाग लिया था। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश, तो यह पहला एशियाई देश जो है वह है भारत। बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां पे प्लास्टिक को महत्व दिया जाता है और उसको बार बार रिसाइकलिंग किया जाता है। तो इसको भारत ने जारी किया है। आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बात करें आयुष आपके द्वार, तो इससे आयुष से ही पता लग जाता है कि इसे आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। बात करें इस आयुष आपके द्वार योजना के बारे में, तो इसे आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इस अभियान को शुरू किया गया और जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। इसके माध्यम से 75 लाख घरों को औषधि पौधों का वितरण किया जाएगा। और ये पौधे कौन कौन से रहेंगे? इसमें तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, आंवला आदि औषधि पेड़ों का वितरण किया जाएगा। बात करें आयुष मंत्रालय की, तो इसे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी से संबंधित मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। और इसने हाल ही में कुछ महीनों में वाई ब्रेक अभियान भी लॉन्च किया है और नमस्ते योगा ऐप भी आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह नमस्ते योगा ऐप PET एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित होगा? बात करें डुगोंग संरक्षण रिजर्व की, तो इसको जो स्थापित किया जाएगा यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग की बात किया जाए तो यह आमतौर पर समुद्री गाय के नाम से इसे जाना जाता है और इनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है। भारत में बात किया जाए तो इनकी संख्या 200 से 250 के बीच बची है, जिसमें से 150 से अधिक इसी तमिलनाडु के पास पाक और मन्नार की खाड़ी में स्थित है और इसी क्षेत्र को एक संरक्षण रिजर्व घोषित किया जा रहा है। और अब हम देखेंगे सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। तो पहला जो दिवस है वह है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और यह जो मनाया जाता है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। यह भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, मशहूर समाज सेवी मदर टेरेसा की वर्षगांठ के अवसर पर यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और बात करें मदर टेरेसा की, तो 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला डे देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। दोस्तों, यह 7 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो मनाने का उद्देश्य होता है वह आकाश को नीला रखना और उसको स्वच्छ रखना, इस उद्देश्य के साथ यह मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बात करें 8 सितंबर 1966 को यूनेस्को द्वारा इसे पहली बार मनाया गया था और 8 सितंबर को यूनेस्को ने ही अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है। इस बार इसकी थीम की बात करें तो यह मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता इसकी इस बार की थीम है।
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसमें उन्हीं दिनों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं और आगे। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, यह जो मनाया जाता है यह 9 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे की, तो इसे 2020 से मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो यह विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और यह संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है। पहली बार बात करें इसको, पहली बार 14 सितंबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और पहली बार 14 सितंबर 1953 में यह दिवस मनाया गया था। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है वह प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। बात करें इस कार्यक्रम के बारे में, तो यह कार्यक्रम 7 से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य जो है वह देश भर में जो स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण व समावेशी नवोन्मेष शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। इसकी थीम की बात करें तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया, इसकी इस बार की थीम रहेगी। कछुआ संरक्षण में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो पुरस्कार दिया गया है यह दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। उनके जो विलुप्त प्राय कछुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए उनके किए गए प्रयासों के तहत शैलेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें पंकज कुमार सिंह की, तो यह पंकज कुमार सिंह ऑप्शन नंबर बी, यह बीएसएफ के नए डीजी बने हैं, बीएसएफ के नए डीजी बने हैं। और तेजस ठाकरे ने हाल ही में सिस्टूरा हिरण्यकेशी नामक मछली की एक नई प्रजाति खोजी है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी नामक मछली की एक नई प्रजाति तेजस ठाकरे ने खोजी है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें कछुआ संरक्षण के लिए जो भारतीय तटरक्षक बल हैं, इसने उड़ीसा के तट पर जो क्या कहते हैं ऑलिव रिडले कछुए हैं, जो ऑलिव रिडले कछुए हैं उनके संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया, जिसको कहां पे चलाया गया है? उड़ीसा के तट पर। और किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है हाल ही में। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया? यह जो स्टेशन है यह है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। बात करें FSSAI की, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बात करें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की, तो इन्होंने जो वायु प्रदूषण है उनके जो नियमन के लिए प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। बात करें ई श्रम पोर्टल की, तो इसको श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीएम दक्ष पोर्टल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। बात करें कोव8 पोर्टल की, तो इसे किसने लॉन्च किया है? इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है कोव8 पोर्टल। और बात करें प्राण पोर्टल की, तो इसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव इसके वर्तमान में
केंद्रीय मंत्री हैं और यह 132 शहरों में लॉन्च किया गया है। बात करें इसके लॉन्च के अवसर पर नई दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर को देश को समर्पित किया गया। स्मॉग टावर भी आनंद विहार में लगा है, जो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? यह जो केंद्र शासित प्रदेश है यह है चंडीगढ़। बात करें चंडीगढ़ में 24 मीटर ऊंचा टावर स्थापित किया गया है। इस एयर प्यूरिफायर टावर जो क्या करेगा, जो वातावरण के हवा को साफ करेगा, और यह भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर भी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह जो मेजबानी करेगा यह करेगा 2023 में। बात करें G20 की तो यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और भारत जो है G20 का सदस्य है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत G7 में आउटरीच कंट्री के तौर पर शामिल होता है, लेकिन वह उसका सदस्य नहीं है, और G20 का भारत जो है सदस्य है। तो इसकी शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी होगी वह 2023 में भारत करेगा। बात करें 1 जनवरी 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता भी करेगा और 2023 में इसकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात करें 2021 में इसका रोम इटली में यह सम्मेलन हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2020 में यह सम्मेलन हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो कहां हुआ था 2020 में। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बात करें फुटबॉल खिलाड़ी की तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल के साथ अलीडेई, जो कि अलीडेई कहाँ के हैं? ईरान के अलीडेई के 109 गोल, जो कि 109 गोल इनका था, इनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और यह 111 गोल के साथ विश्व के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और यह एक विश्व रिकॉर्ड भी है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में जो कि घटित हुए हैं और जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। गुजरात सरकार ने प्रवासी गुजरातियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना। अगला, क्यूबा ने कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना। कौन सा देश है? क्यूबा, जो कि बच्चों को भी कोविड-19 का टीका लगा रहा है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है एडीबी ने। बात करें एडीबी की मुख्यालय की तो यह शंघाई चीन में है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, यह जो देश है यह है अल सल्वाडोर, और यह अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला भी विश्व का पहला देश है और इसने जल्द ही राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसको अपनाने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान है, उसको यूनेस्को ने साक्षरता पुरस्कार, जो 8 सितंबर को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस बैंक ने एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? दोस्तों, इससे बॉब से ही पता लगाया जा सकता है कि यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही इसको लॉन्च किया है। यह एक पायलट परीक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, बॉब प्लेटफॉर्म।
भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा भारत के पहले उच्च लाख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। यह जो मेथनॉल उत्पादन संयंत्र है यह इस तरह अपने तरह का भारत का पहला संयंत्र है जो उच्च राख कोयले के राख के गैस होते हैं उससे आधारित बनाया जाएगा। और ये इसका जो उद्घाटन किया गया यह किया गया हैदराबाद में। इसका ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। बात करें मेथनॉल की तो यह एक मोटर ईंधन के रूप में और जहाज के इंजन को बिजली देने के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह एक स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसे स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में किस संस्थान ने ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह जो स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। और बात करें NRIF रैंकिंग 2021 की तो इसे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जारी किया और पहले स्थान पे IIT मद्रास जो कि ओवरऑल रैंकिंग में है। और बात करें IISc बेंगलुरु हाल ही में संपन्न 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। इसकी जो अध्यक्षता की वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। बात करें ब्रिक्स की तो यह विश्व की जो 5 सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। 5 सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। बात करें ब्रिक्स की तो यह तीसरी बार था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जिसकी मेजबानी भारत ने की। वर्ष 2012 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद 2016 में नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की और 2021 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। बात करें थीम की तो निरंतर समेकन और सहमत के लिए अंतर इस बार इसकी थीम है। हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट किस देश में शुरू हुआ। यह जो देश है यह देश है आइसलैंड। और इस प्लांट का नाम क्या रखा गया है। इस प्लांट का नाम ओरका रखा गया है। ओरका। भारतीय स्टार गोल्फर को दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने जो हैं भारतीय स्टार गोल्फर हैं जीव मिल्खा सिंह। इनको दुबई ने अपना गोल्डन वीजा दिया और यह गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर हैं। हाल ही में संपन्न US ओपन 2021 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि US ओपन 2021 में इसमें डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित करके यह खिताब जीता है। तो पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने इस खिताब को अपने नाम किया है और उप विजेता इसके नोवाक जोकोविच उप विजेता है। महिलाओं में देख लेते हैं तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है। यह है एमा रादुमानु जो कि ग्रेट ब्रिटेन से है। इन्होंने कनाडाई जो कनाडा की हैं लीला फर्नांडिज इनको पराजित करके यह खिताब जीता है। एमा रादुमानु ग्रेट ब्रिटेन और डेनियल मेदवेदेव जो कि नोवाक जोकोविच को हरा करके US ओपन 2021 के विजेता बने हैं। भारत का पहला परमाणु ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव कहां से कमीशन किया गया। यह जो जहाज है INS ध्रुव यह एक परमाणु ट्रैकिंग जहाज है और यह विशाखापट्टनम से इसको कमीशन किया गया है। बात करें इस परमाणु ट्रैकिंग जहाज की तो भारत जो है वह छठा देश है और इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने DRDO के सहयोग से इसका निर्माण किया है। और यह भारत जो है विश्व का छठा देश है जो परमाणु ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया है। बात करें इससे पहले 6 देश की तो उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ग्रेट ब्रिटेन है। ये 5 देश हैं और भारत छठा देश बना। उत्तराखंड के किस स्थान पर
भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। यह जो स्थान है वह है रानी खेत। रानी खेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। बात करें, फर्न एक प्रकार का अपुष्पक पौधा है जो जड़, तने और पत्ती में बटा होता है। उत्तराखंड में फर्न की 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके संरक्षण के लिए ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो नए सीएम बने हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सरदार भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह भवन गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में ही अंतरराष्ट्रीय पटेल संघ ने इसको स्थापित किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह जो गरीब छात्र हैं उनको निःशुल्क जो है वह रहने की व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसको अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया गया है। इक्रिसैट को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बात करें इक्रिसैट की, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और भारत के हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। बात करें इक्रिसैट की, तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय संस्थान है यह इक्रिसैट। और यह एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो एशिया और अफ्रीका में कृषि विकास के लिए अनुसंधान करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह जो परियोजना है इसके माध्यम से जो वैक्सीन है, दवाएं हैं, अन्य मेडिकल सामग्री को ड्रोन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। और यह एक पायलट परियोजना है। इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने तेलंगाना से इसकी शुरुआत की है। बात करें तेलंगाना के सीएम की, तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। के चंद्रशेखर राव सीएम है और राजधानी हैदराबाद है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने नई पुस्तक लिखी जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? बात करें पीएम कुसुम योजना की, तो यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान इसका पूरा नाम है। इसके माध्यम से भारत में लगभग 20 लाख सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य हुआ था, जो कि यह योजना 2019 में शुरू हुई है। तो इस पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में हरियाणा पहले स्थान पर है। हरियाणा ने अपने प्रस्तावित 15,000 सोलर पंप के लक्ष्यों में लगभग 14,000 कुछ सोलर पंप का निर्माण करके यह उपलब्धि हासिल की है। कृषि त्योहार नुआखाई धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बात करें उड़ीसा की, तो यह त्योहार जो नुआखाई धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया यह त्योहार, यह उड़ीसा का एक त्योहार है और यह गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। बात करें इस त्योहार की, तो यह एक फसली उत्सव है जो वहाँ के नए चावल हैं उनका स्वागत करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। असम में भी एक फसली त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बिहू।
असम में बिहू फसली त्योहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? बात करें महेंद्र प्रताप सिंह की, तो यह अलीगढ़ में स्थित एक जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनके लिए जमीन दान में दिया था, और इसी के लिए महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, जो कि यह अलीगढ़ में ही इसका निर्माण किया जाएगा, इस विश्वविद्यालय का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी की नई बुक का नाम क्या है? इनकी जो नई बुक है वह है ट्रांसलेट इन माई सेल्फ एंड अदर, इनकी नई बुक है झुम्पा लाहिड़ी की। और बात करें ऑप्शन बी की, द बैटल ऑफ रेजांगला, यह भी सितंबर माह में बहुत ही चर्चित बुक रही है, जिसको कुलप्रीत यादव ने लिखा है। बात करें इस बुक की, तो इस बुक में जो भारत के 120 सैनिकों की कहानी दर्शाती है, जो कि 1962 के इंडो चाइना वार के समय 5000 जो चीन के सैनिक थे उनके साथ युद्ध किया और लद्दाख के एक क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखा। सी ऑप्शन, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इसको डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है और इसका जो विमोचन किया है वह राजनाथ सिंह ने किया है। बात करें ऑप्शन डी की, तो इसको हमने पहले करा दिया है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, यह है एंजेलिना जोली की नई बुक का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एससीओ के सदस्य देशों के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन किया जा रहा है वह रूस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और बात करें एससीओ की, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संगठन है जिसमें टोटल 8 सदस्य हैं और इसमें अभी हाल ही में 9वें सदस्य को भी शामिल किया गया है, जो कि मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि 9वां सदस्य कौन शामिल हुआ है। बात करें एससीओ की, तो इसका गठन जो हुआ है वह जून 2001 में इसका गठन हुआ है। इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जो कि चाइना में है, बीजिंग चाइना में। और एससीओ की अभी हाल ही में जो हुई है 21वीं बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसको संबोधित किया है। इसमें जो 8 सदस्य देश हैं वह है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सदस्य हैं और इसमें भी 9वां देश शामिल हुआ है, जो कि इसी वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकटाड ने वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह जो अनुमान लगाया है यह 7.2% रहने का अनुमान लगाया है अंकटाड ने। बात करें अगर अंकटाड की, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक व्यापारिक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को 7.2% रहने का अनुमान लगाया है वर्ष 2021 के लिए। देख लेते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर फॉर्म में आएंगे। नवंबर माह में भारत पहली बार वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ कर रहा है? इसका जो आयोजन कर रहा है भारत वह नालंदा बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला देखते हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके नया चैनल का नाम क्या रखा गया है? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके एक नया चैनल संसद टीवी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने इसको सामूहिक रूप से इसका उद्घाटन किया है। और इसके पहले सीईओ कौन है? इसके पहले सीईओ रवि कपूर इसके पहले सीईओ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पंजाब के नए मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो यह चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं गुजरात के।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? इसके विजेता हैं पंकज आडवाणी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता हैं और इससे पहले 2019 में यह टूर्नामेंट हुआ था, इसके भी विजेता पंकज आडवाणी ही थे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है और यह कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार जस्टिन ट्रूडो। चेतन भगत ने अपनी नई बुक का कवर पेज जारी किया गया है। आप लोगों को बताना है कि उस बुक का नाम क्या होगा। यह बुक आने वाली है हाल फिलहाल में, तो इस बुक का नाम है 400 डेज, इस बुक का नाम है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह जो NBA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह रणवीर सिंह को, प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। योशिहिदे सुगा के स्थान पर जापान के प्रधानमंत्री कौन बने? बात करें योशिहिदे सुगा की, तो इन्होंने कोविड-19 में मिसमैनेजमेंट के कारण इस्तीफा दिया और इसके स्थान पर फूमियो किसदा बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वें जनरल असेंबली में SDG अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? बात करें SDG अधिवक्ता के रूप में, तो इसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी, उनको SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस IIT ने एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? बात करें प्रोजेक्ट उड़ान की, तो यह एक भाषा अनुवादक है जो कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को, सभी उच्च शिक्षा के जो पाठ्यक्रम के सभी विषय हैं उनको अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में कन्वर्ट करेगा। एक भाषा अनुवादक के रूप में यह कार्य करेगा। प्रोजेक्ट उड़ान, इसे जो लॉन्च किया है वह ऑप्शन ए IIT बॉम्बे द्वारा इसे लॉन्च किया है। जो IIT रोपड़ है, इसकी अगर बात करें तो इसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया है और जिसका नाम यू ब्रीथ रखा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक और प्रगति मोबाइल ऐप, इसको LIC द्वारा लॉन्च किया गया है। LIC द्वारा इसको प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किस कंपनी द्वारा चालू किया गया है? यह जो कार्बन कैप्चर प्लांट है, इसके द्वारा जो कार्बन को पुनः ऑन साइट ही उपयोग किया जा सकता है और इसको टाटा स्टील ने जारी किया है। इसको टाटा स्टील ने चालू किया है, जो कार्बन कैप्चर प्लांट है भारत का पहला। टाइम्स पत्रिका 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हुई। इसमें बताना है कि इसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसमें ममता बनर्जी शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं और जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं आधार पूनेवाला भी इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें इस बार, तो जो तालिबान के सह संस्थापक है मुल्ला गनी बरादर को भी इसमें शामिल किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी AUKUS की घोषणा की गई है। इसमें बताना है कि कौन सा देश इस AUKUS में शामिल नहीं है। तो यह जो देश है यह है भारत, इसमें शामिल नहीं है। और बात करें AUKUS की, तो A से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और US से यूनाइटेड स्टेट। जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियन जो PM है स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति सुरक्षा के उद्देश्य के साथ यह त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है, जिसका नाम है AUKUS। केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार टेलीकॉम सेक्टर में FDI को कितने प्रतिशत करने की
मंजूरी दी है। जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं वह भारी कर्ज से जूझ रही हैं। उन्हें कर्ज से उभारने के लिए जो केंद्रीय कैबिनेट हैं उन्होंने 100% जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% करने की घोषणा की है। और बात करें भारत के संचार मंत्री की तो यह है अश्विनी वैष्णव, इस समय भारत के वर्तमान संचार मंत्री हैं। भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो आयोजन किया गया यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। बात करें 2021 में तो 2021 में कोविड-19 की वजह से यह अभ्यास नहीं हो सका था, तो यह वापस से 2021 में इसका 15वां संस्करण आयोजन किया गया है। इसमें एक और युद्धाभ्यास हाल ही में हुआ है जो समुद्र शक्ति नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। यह जो है नौसैनिक युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति, इसको भारत और इंडोनेशिया ने साथ में मिलकर किया है और इस बार इसका 3रा संस्करण आयोजित हुआ है समुद्र शक्ति का। और किसके बीच? इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसको आयोजित किया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा एक अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है जिसके माध्यम से एक स्पेस चैलेंज प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इसमें नीति आयोग की जो मदद कर रहा है वह इसरो और CBSE, ऑप्शन डी A एंड C दोनों की मदद से यह एक प्रोग्राम नीति आयोग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो स्कूली छात्र हैं उनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार इनोवेशन को बढ़ाना और उनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनकी उत्सुकता को पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है स्पेस चैलेंज प्रोग्राम का। और यह किस योजना के अंतर्गत? यह अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको चालू किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। बात करें इससे पहले जो भारत के स्थान है तो वह 48 इससे पहले स्थान था। इस बार भारत ने 2 पायदान का सुधार करते हुए 46 स्थान हासिल किया है। बात करें विपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 193 सदस्य देश हैं। यह दुनिया भर के देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को पढ़कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है और उन्हें उनके इनोवेशन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के तहत एक रिपोर्ट प्रदान करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो। महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लेते हैं जो कुछ बचे हुए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, यह जो मनाया जाता है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन परत के संरक्षण की बात हुई थी। इसी वजह से इस दिन को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें ओजोन परत की तो यह जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे पृथ्वी को यह बचाती है और इसको कब हुआ है? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे, यह जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व के बारे में जो बांस है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उसके फायदों के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस, इसको जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय रोग से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए इसको यह दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। और विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, इसको 30 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है वह है लंदन में इसका मुख्यालय है और इसी के द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? बात करें संघाई सहयोग संगठन की तो इसमें 8
सदस्य देश हैं इसके, और एक 9वां सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है, जो है ईरान इसमें 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, उज्बेकिस्तान, ये सब देश इसमें शामिल हैं। बात करें SCO का, जो इस 21वां शिखर सम्मेलन हुआ है वह ताजिकिस्तान के दुशांबे में इसका आयोजन हुआ है, और इसी में ही 21वें शिखर सम्मेलन में ही ईरान को इसमें 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बात करें SCO के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है, और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता समोथा जो है वह अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। इनका संबंध किस सुरक्षा बल से है? तो ये इनका संबंध CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि गृह मंत्रालय के तहत आता है, उससे इनका संबंध है, गीता समोता। और यह पहले भारतीय बनी जो कि सबसे तेज अफ्रीका और रूस की चोटियों को फतह करने वाले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यह नर्सों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और कोविड-19 महामारी के लिए इसमें SV सरस्वती को, अब बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए SV सरस्वती को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार SV सरस्वती को दिया गया है। FSSAI फसाई द्वारा खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा राज्य है। बात करें इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो यह गुजरात इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। और बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। तो बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर। बात करें फसाई की, तो यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह इसका पूरा नाम है। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना का प्रमुख जो इस समय उप प्रमुख थे, विवेक राम चौधरी को हुई IAF भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात करें पंकज कुमार सिंह को, तो यह पंकज कुमार सिंह BSF के नए DG नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हैं, यह जो NCC के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और बात करें संजय अरोड़ा की, तो इन्हें हाल ही में ITBP के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चारों ही नियुक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख, पंकज कुमार सिंह BSF के नए DG, गुरबीर पाल सिंह या NCC के महानिदेशक, संजय अरोड़ा जो कि ITBP के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अखिल भारतीय हेल्पलाइन सेवा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसके नाम से ही पता चल रहा है एल्डर लाइन, तो इसे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो है 14567। और बात करें श्रम और रोजगार मंत्रालय की, तो इसने हाल ही में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया था। और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए जान है तो जहान है नामक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट राइडर कप 2021 को किस देश ने जीता है? यह जो अमेरिका ने यूरोप को हराकर राइडर कप 2021 को जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य के जुडिमा राइस को GI टैग मिला है? इसमें जुडिशा राइस से बनने वाली वाइन को GI टैग दिया गया है। इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। जुडिमा राइस वाइन यह किस राज्य का है? यह है असम का।
जिसको जीआई टैग दिया गया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को मणिपुर के इनको जीआई टैग दिया गया है। और नागालैंड के एक खीरे को, जो मीठा खीरा के नाम से जाना जाता है, नागा खीरा, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो राजस्थान की सोजत मेहंदी, मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज, और असम की जुडिमा राइस वाइन को दिया गया है। और नागालैंड की नागा खीरे, जिसे मीठा खीरे के नाम से भी जाना जाता है, को जीआई टैग दिया गया है। तो यह सितंबर माह के जितने जीआई टैग थे, अक्टूबर, अगस्त और सितंबर माह के, उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर टकराया चक्रवात गुलाब। यह जो गुलाब, यह नाम किसने दिया है? इस क्वेश्चन के माध्यम से जो 2021 के जितने भी तूफान या चक्रवात आए हैं, उन सबको देख लेते हैं कि उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो भी आप गुलाब देख लेते हैं। गुलाब का नाम जो है, पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया है गुलाब का। और इसमें थाईलैंड की बात किया जाए तो थाईलैंड ने भी एक जो चक्रवात अम्फान था, उसको थाईलैंड ने उसका नामकरण किया था। ओमान ने यास चक्रवात का नामकरण किया था। और बांग्लादेश ने निसर्ग चक्रवात का नामकरण किया था। और एक तौकाते चक्रवात भी चर्चा में था, जिसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था, तौकाते चक्रवात। और कतर ने भी एक शाहीन चक्रवात, यह भी बहुत चर्चित था, इसको कतर ने शाहीन चक्रवात का नामकरण कतर द्वारा किया गया था। डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कहां से किया? यह जो उड़ीसा के चांदीपुर तट से आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बात करें आकाश प्राइम मिसाइल की, तो यह आकाश मिसाइल का एक नया संस्करण है, जो मौजूदा मिसाइल की तुलना में अधिक सटीकता और सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो मानव रहित विमान को सफलतापूर्वक ट्रैक करके उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। बात करें इससे पहले, तो इससे पहले जुलाई माह में अग्नि मिसाइल का भी एक अपडेट वर्जन अग्नि प्राइम नाम से डीआरडीओ ने ही लॉन्च किया था। और भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। बात करें डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष की, तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें इसकी स्थापना की, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अमेरिका में आयोजित तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं और यह तीनों के तीनों रजत पदक हैं। और इन तीनों पदक में वेनाम ज्योति सुरेखा, जो कि विजयवाड़ा की हैं, इन्होंने यह जीता है। और विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। कौन? वेनाम ज्योति सुरेखा। और बात किया जाए इसमें, तो यह सिंगल्स, मिक्स्ड और डबल्स तीनों में इन्होंने यह खिताब जीता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें जनरल असेंबली को संबोधित किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में चरमपंथ और कोविड-19 महामारी पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है और 76वें सत्र को संबोधित किया है। इससे पहले 2016 में भी नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए को संबोधित कर चुके हैं। और बात करें यूएनजीए की, तो इसका मुख्यालय जो है वह है न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है। पुरुषों की हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में नवीन पटनायक चर्चा में रहे थे और यह नवीन पटनायक ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी उड़ीसा द्वारा ही किया जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन
यह जो उद्घाटन हुआ है यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। बात करें लद्दाख में, तो लद्दाख में हाल ही में एक BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया था लद्दाख में, और दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर का भी निर्माण लद्दाख में ही किया गया है। लेकिन सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पहला संस्करण लेह लद्दाख में संपन्न हुआ है। और बात करें इस बार पहला संस्करण इसका था और यह लद्दाख में इसको संपन्न हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है? तो यह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह 7 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार 11 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास जो स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। और बहुत ही धन्यवाद आपको यह वीडियो देखने के लिए। वीडियो के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनको अगले वीडियो में शामिल किया जाए उन सुझावों को। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।